राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी के 18 मंडलों में अपना संगठन मजबूत कर लिया है। ये दावा केंद्र सरकार में राज्य मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने किया। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पहले यूपी दौरे के दौरान हुई एनडीए की समन्वय बैठक में त्रिलोक त्यागी ने साफ साफ कहा कि आरएलडी अब सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने पूरे प्रदेश के सभी 18 मंडलों में बूथ स्तर तक अपने संगठन का विस्तार कर लिया है। आरएलडी के इस बड़े दावे के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या जयंत चौधरी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कोई बड़ी बिसात बिछा रहे हैं। लेकिन इन दावों के बीच सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल यही है कि जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का साथ आने वाले दिनों में कितना रास आएगा। इस सवाल के जवाब और जयंत चौधरी के राजनीतिक सफर को समझने के लिए हमें साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की यादों को ताजा करना होगा। उस चुनाव तक जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की दोस्ती बहुत मजबूत दिखती थी। उस दौरान जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से इशारों में ऑफर दिया गया था। यह दावा किया जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह चाहते थे कि जयंत चौधरी एनडीए में आ जाएं। तब जयंत चौधरी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था और एक ऐसा बयान दिया था जिसकी चर्चा आज भी होती है। जयंत चौधरी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। अखिलेश यादव भी उस वक्त जयंत चौधरी को खूब भाव दे रहे थे। अगर साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अपना प्रदर्शन बेहतर किया था। साल 2017 के चुनाव में जहां आरएलडी को महज 1 सीट मिली थी और उसका वोट शेयर सिर्फ 1.78% रह गया था, वहीं 2022 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में आरएलडी ने कुल 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर जीत दर्ज की। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी का वोट शेयर बढ़कर 2.85% तक पहुंच गया था। समाजवादी पार्टी का दावा है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी अखिलेश यादव ने गठबंधन धर्म निभाया और जयंत चौधरी को राज्यसभा पहुंचने में मदद की। जानकार दावा करते हैं कि तब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक दूसरे के राजनीतिक पूरक दिखते थे। आरएलडी का जो पारंपरिक और सामाजिक समीकरण रहा है, यानी जाट, गुर्जर और मुसलमान, वो समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक के साथ जमीनी स्तर पर बहुत सहजता से मेल खाता है। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी की राजनीति ने एक बड़ा टर्न लिया। केंद्र की एनडीए सरकार की ओर से आया एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने जयंत चौधरी के दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। इस बड़े फैसले के बाद जयंत चौधरी भावुक हुए और राजनीतिक रूप से उनके लिए एनडीए में आने के ऑफर से इनकार करना मुश्किल हो गया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया और जयंत चौधरी पाला बदलकर एनडीए का हिस्सा बन गए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत आरएलडी को 2 सीटें मिली, बिजनौर और बागपत। आरएलडी ने अपनी दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली। लेकिन अगर वोट शेयर की बात करें तो क्योंकि आरएलडी सिर्फ 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी, इसलिए पूरे प्रदेश में उसका कुल वोट शेयर घटकर 1.08% ही रह गया। अब असली पेचीदगी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जानकार दावा करते हैं कि जयंत चौधरी को अब एनडीए के भीतर बिल्कुल नए और एक हद तक असहज करने वाले समीकरणों से जूझना पड़ सकता है। जानकार दावा करते हैं कि जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनकी पार्टी का जो मुख्य और पारंपरिक आधार वोटर है, यानी जाट समाज, वो तो चौधरी चरण सिंह के सम्मान और जयंत चौधरी के चेहरे को देखकर एनडीए के साथ रुक सकता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बड़ा और निर्णायक मुस्लिम मतदाता वर्ग है, वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का अंदरूनी सिरदर्द भी कम नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह और
जयंत चौधरी के राजनीतिक कद को छोटा करने के लिए बीजेपी ने कभी संजीव बालियान को एक बड़े जाट चेहरे के रूप में तैयार किया था, लेकिन आज की तारीख में संजीव बालियान के तेवर बीजेपी के भीतर ही किसी बागी जैसे नजर आते हैं। बालियान पहले मुजफ्फरनगर से अपनी लोकसभा सीट हारे और उसके ठीक बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भी उन्हें पार्टी के ही सीनियर नेता राजीव प्रताप रूडी ने 102 वोटों से मात दे दी। संजीव बालियान की शिकायतें कुछ और भी हैं। लोकसभा चुनाव हारने के तुरंत बाद संजीव बालियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम पर सीधे सीधे भीतरघात करने के गंभीर आरोप लगा दिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संगीत सोम और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में बालियान को हराने वाले राजीव प्रताप रूडी दोनों ही राजपूत यानी ठाकुर बिरादरी से आते हैं, जिससे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। पिछले कुछ महीनों में मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में संजीव बालियान के समर्थकों ने जमीनी स्तर पर जाट बनाम ठाकुर की राजनीति को हवा देने की पुरजोर कोशिशें की हैं। बालियान खुद को भले ही बीजेपी का अनुशासित सिपाही बताते हों, लेकिन अंदरूनी हलकों में ये चर्चा साफ है कि वो अपनी हार का हिसाब बराबर करने के मौके तलाश रहे हैं। इस पूरी अंदरूनी खींचतान और शहमात के खेल को जयंत चौधरी बहुत खामोशी से देख रहे हैं। जयंत चौधरी भले ही इस पर कुछ न बोले, लेकिन उनके जहन में ये बात हमेशा जिंदा है कि उनके पिता चौधरी अजीत सिंह को उनके जीवन के आखिरी चुनाव में मुजफ्फरनगर की सीट पर संजीव बालियान ने ही हराया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस उपजाऊ धरती पर इस वक्त सबसे बड़ा जाट नेता कौन है, ये सवाल लगातार बना रहता है। बीजेपी ने पहले भले ही अजीत सिंह के मुकाबले बालियान को खड़ा किया हो, लेकिन जब से जयंत चौधरी एनडीए में आए हैं तब से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व संजीव बालियान के मुकाबले जयंत चौधरी को ही तवज्जो और राजनीतिक भाव देता हुआ दिखता है। कुछ समय पहले पश्चिमी यूपी में योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी साझा कार्यक्रम कर भी चुके हैं। यही वजह है कि संजीव बालियान भी समय समय पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहते हैं, जिससे पार्टी उनकी भी वक़्त ठीक से समझती रहे। संजीव बालियान की इस छटपटाहट और नाराजगी का एक बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला था जब उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत सिंह मान के साथ सार्वजनिक मंच साझा किया था। उस मंच से भगवंत मान ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे तीर चलाए थे, जिसके बाद बालियान से पार्टी के कई नेताओं ने सवाल पूछे और उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े किए। इन तमाम समीकरणों के बीच एक और बड़ी चुनौती पश्चिमी यूपी के वो बड़े किसान नेता हैं जो जाट समुदाय से आते हैं और गांवों में अच्छा प्रभाव रखते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के बाद से कई किसान यूनियन बीजेपी के खिलाफ सख्त रुख बनाए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में इन तमाम अंदरूनी अंतर विरोधों, जाट बनाम ठाकुर की अंदरूनी जंग और किसान नेताओं की नाराजगी का असर एनडीए के चुनावी गणित पर पड़ेगा? क्या जयंत चौधरी संजीव बालियान के कथित विरोध और मुस्लिम मतदाताओं की बेरुखी के बावजूद पश्चिमी यूपी में अपनी और बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे? उनका नया समीकरण क्या होगा जो उनके साथ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की उम्मीदों को मजबूती दे सके? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी और आरएलडी का ये राजनीतिक प्रयोग उत्तर प्रदेश की संवेदनशील राजनीतिक प्रयोगशाला में क्या नतीजे लाता है। और त्रिलोक त्यागी ने जो दावा किया है, क्या उसका असली मकसद भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना है या वो विपक्षी दलों पर दबाव बनाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।